फ्रेंड्स, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से और हमारे आज के राइटर का नाम है जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम का बर्थ 1888 में हुआ और उनकी डेथ 1974 में हुई। आज हम उनके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि वो क्यों जाने जाते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो जॉन क्रो रैनसम है उनके जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि जो क्रिटिसिज्म था उसके प्रति उनकी क्या राय रही है और उन्होंने किस वर्क में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जॉन क्रो रैनसम को। ओके, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट को एक जगह इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज़ बी अटेंटिव और नोट डाउन भी करते चले साथ साथ, ठीक है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं डाली गई है, पेपर के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से निचोड़ के ही चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं। ओके, सबसे पहले फैकल्टी मेंबर थे कैनियन कॉलेज के, ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक थे, पोइट थे, एसेज थे एंड उसके साथ साथ एडिटर थे। ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। उनको माना जाता है फाउंडर न्यू क्रिटिसिज्म का। अब देखो, न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर हमने पूरी जो जितने भी राइटर हैं उनकी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, चाहे वो आई रिचर्ड है, चाहे वो क्लिंट ब्रूक है, चाहे वो एलन टैट है। सभी राइटर्स की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और आप उनको जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको सारे राइटर मिल जाएंगे। न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म वैसे मैं एक लाइन में बता भी देती हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर वो राइटर इंक्लूड थे जो कहते थे कि जो टेक्स्ट है उसकी क्लोज रीडिंग, यानी कि टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर उसका मीनिंग होता है। हमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं देखना होता, ना ही रीडर के कि रीडर के इमोशन कैसे हैं या ऑथर के उसको लिखते टाइम कैसी इंटेंशन थी। टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता, वो न्यू क्रिटिसिज्म था। तो सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि जॉन क्रो रैनसम ने दिया था, ठीक है। उनकी एक बुक थी न्यू क्रिटिसिज्म, ही उसका नाम था 1941 में, उसके अंदर। ओके, अंडरस्टैंड। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या दिया, ये आइडिया दिया कि टेक्स्ट बिकम द फोकस ऑफ क्लोज रीडिंग, कि टेक्स्ट है वही उसी की क्लोज रीडिंग करो और वही मेन होता है, ठीक है। आगे देखो, ये फर्स्ट एडिटर थे कैनियन रिव्यू के। ये कैनियन रिव्यू क्या था, ये एक लिटरेरी मैगजीन थी, ठीक है। आपको पता है कि एक तो फिगेटिव मैगजीन न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ऑलमोस्ट न्यू क्रिटिसिज्म राइटर के हर वीडियो में ये बात आई है, क्योंकि टोटली 16 मेंबर थे इसके अंदर, ओके। और न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी राइटर थे वो स्पेशली पोइट्री के को, मॉडर्न पोइट्री को टारगेट करके समझाते हैं अपनी चीज को कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू फिगेटिव जो फिगेटिव्स रिव्यू थे, जर्नल था, उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैनियन रिव्यू भी आपको याद रखना है। ये जो रैनसम थे ये इसके फाउंडर थे, ये एक लिटरेरी मैगजीन है। ही वाज आल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ फिगेटिव्स, ये फाउंडिंग मेंबर थे फिगेटिव्स के भी। ये वैसे मैंने करवा भी रखा, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। फिगेटिव्स एक सदर्न लिटरेरी ग्रुप था 16 राइटर का, दैट प्राइमरली वर्क ऑन पोइट्री, जिन्होंने पहले पोइट्री पे वर्क किया। एलन टैट हो गया, रॉबिन पेरवेरन हो गया, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, उनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी पोइट्री की 1999 में पब्लिश हुई और उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एंड रॉबर्ट ग्रेव के द्वारा प्रेज किया गया बहुत ज्यादा, ओके। अंडरस्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो आपने सुना होगा ऑलमोस्ट सबने, ओके। नेक्स्ट, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि एग्जाम के अंदर वर्क्स को दे दिया जाता है, उनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं और उनको ये भी बताना होता है कि कौन सा वर्क किस राइटर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो वर्क है, फर्स्ट वॉल्यूम हो गई गोड। सेकंड है ये, मतलब एक वॉल्यूम थी पोएट्री की, गोड, ठीक है। सेकंड है चाइल्ड एट फीवर 1924 में। थर्ड है ग्रेस आफ्टर मीट 1924 में। फोर्थ है टू जेंटलमैन इन बोन्स 1926 में।
फिफ्थ है पोएम्स एंड एसेज 1955 में। ओके, अंडरस्टैंड। ये थे इनके कुछ वर्क्स जिनके आपको नाम याद रखने हैं। अब देखो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया है, क्या क्या चीज इन्होंने फाउंड की, क्या इनके विचार थे, ये हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं इनके की कंसेप्ट और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स था कि क्रिटिसिज्म को ये क्या मानते हैं, क्या कहते हैं कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्पेशली ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की वजह से जाने जाते हैं। ये ओंटोलॉजी क्या होती है, कैसा होता है ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। इनका मानना था कि ओंटोलॉजी जो है वो किसी भी टेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए। क्या है ओंटोलॉजी? इसका मतलब होता है कि सीक्वेंस, साइंटिफिक सीक्वेंस। एक टेक्स्ट जो होता है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। ईच एंड एवरी टेक्स्ट फॉलो अ साइंटिफिक सीक्वेंस, और उसी को हमें जब हम रीड आउट कर रहे हैं चीजों को तो हमें भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो देख लेते हैं। ही सेज एवरी टेक्स्ट मस्ट बी मोर साइंटिफिक एंड पर्सुएसिव एंड सिस्टमैटिक। हर टेक्स्ट के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए ओंटोलॉजिकल। हिज इंपॉर्टेंट वर्क डिफाइन क्रिटिसिज्म, जो उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो डिफाइन करता है कि एक्चुअल में क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, कौन है जो क्रिटिक बन सकते हैं और कौन है जो क्रिटिक नहीं बन सकते, वो उन्होंने अपने एक इंपॉर्टेंट वर्क क्रिटिसिज्म इंक में बताया है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म इंक को। जो क्रिटिसिज्म इंक है ये INC है। पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ। ये इनकॉर्पोरेशन होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी इंडिया के अंदर भी चीजें हैं, जैसे इनकॉर्पोरेटेड रिलायंस कंपनी हो गई, ठीक है, LTD लिखते हैं तो वहां पे इंक लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज जब पब्लिश होती है तो उसको एक अथॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। उसी तरीके से टेक्स्ट या एक क्रिटिक भी ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहा है, क्रिटिसिज्म मतलब अच्छा भी हो सकता है, गुड भी एंड बैड भी, वो अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रैंसम, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है? डिफाइन द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ लिटरेचर। क्या कह रहे हैं ये कि इनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म क्या है? जो डिफाइन करे एस्थेटिक वैल्यू, मतलब उसका जो मीनिंग है लिटरेचर का उसको डिफाइन करे, वही क्या है? क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं अपनी बुक में कि कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए टेक्स्ट में, या मतलब कुछ जो क्रिटिक है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि 3 तरीके के ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनको क्रिटिसिज्म में इंक्लूड होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? चलो देखो। अब वो 3 तरीके के जो पर्सन है वही क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी वर्क को। वो कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहला, अ क्रिटिक मस्ट बी एन आर्टिस्ट। एक क्रिटिक है वो आर्टिस्ट होना चाहिए जो डिनोटेटिव और कैनोटेटिव बोथ मीनिंग्स को देख सके किसी भी टेक्स्ट के अंदर। सेकंड है द फिलोसोफर, या क्रिटिसाइज करना है किसी को या क्रिटिसिज्म को रीड करना है तो क्या वो एक फिलोसोफर कर सकता है, या फिर वो प्रोफेसर होना चाहिए लिटरेचर का। ये 3 पर्सन ऐसे हैं जो सही में किसी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी गुड और बैड क्वालिटीज को बता सकते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जिनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने कि होना ही नहीं चाहिए इनको तो क्रिटिसिज्म में, या क्रिटिक बनना ही नहीं चाहिए। कौन थे वो? एक तो जो पर्सनल जजमेंट ऑफ रीडर, जो रीडर अपनी खुद की पर्सनल जजमेंट के हिसाब से बताते हैं चीजों को, उनको नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या था? क्योंकि क्या था, ये न्यू क्रिटिसिज्म वाले राइटर हैं तो ये मानते हैं ना पर्सनल चीजों को। सेकंड था रीड ओनली कंक्लूजन समरी, मतलब कि जो वर्ड टू वर्ड किसी टेक्स्ट को रीड आउट नहीं करते, ओनली समरी पढ़ लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम नेट के स्टूडेंट भी सभी ऐसा ही करते हैं, इतने सारे टेक्स्ट कौन पढ़े। पर ये कह रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड रीडिंग है वो नेसेसरी होती है, बट जो ऐसा नहीं करते फिर वो क्या है, उनको भी क्रिटिक नहीं बनना चाहिए। थर्ड है हिस्टोरिकल स्टडी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस। हिस्टोरिकल स्टडी है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बताया ना कि ऑथर क्या था उस टाइम पे, क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टेक्स्ट के अंदर अभी है बस उसको रीड आउट करना है। फोर्थ है मोरल रिव्यू नोट नीड। अब देखो किसी कोई फॉलो करता है स्ट्रक्चरलिज्म को, कोई फॉलो करता है न्यू क्रिटिसिज्म को, मतलब सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, तो हमें सब चीजों को हटा के ये देखना चाहिए कि टेक्स्ट के अंदर क्या है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्या मोरल वैल्यूज हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
ओनली टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे क्रिटिसिज्म को लेकर। ऑल्सो डिफाइन पोइट्री, वो डिफाइन करते हैं पोइट्री को। वो कहते हैं कि जो, अब देखो यहाँ तक इनका हो गया कंप्लीट क्रिटिसिज्म इंक के बारे में, वो क्या एडवाइस करते हैं क्रिटिसिज्म के प्रति, उनकी क्या राय है। अब वो 3 तरीके की पॉइंट्स बताते हैं कि जो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 3 तरीके की ही पोइट्री होती है। पहली कौन सी होती है, फिजिकल पोइट्री। वो कहते हैं कि जो फिजिकल पोइट्री होती है ना, वो डिनोटेटिव मीनिंग बताती है ओनली, वो बस सरफेस मीनिंग को दिखाती हैं, उनका कोई डीप स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही कोई डीप मीनिंग होता, बस वो फिजिकली मतलब ऊपर ऊपर से लिखी जाती है कि वो ऊपर से देखने में ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके की पोइट्री उनको पसंद नहीं आती है। सेकेंड है प्लेटोनिक पोइट्री। ये कहता है कि ये है ना जो प्लेटोनिक पोइट्री होती है ना, ये डील करती है आइडियाज के साथ, मतलब आइडियाज के साथ डील नहीं करती, ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। और इस तरीके की जो पोइट्री होती है ना, वो रियल नहीं होती, इसलिए जो रैंसम है वो इनको भी लाइक नहीं करता। थर्ड जो है वो है प्लेटोनिक। ये डील करती है जो प्लेटोनिक जो होती है वो रोमांटिक और विक्टोरियन जो राइटर थे इनके अकॉर्डिंग वो प्लेटोनिक स्टाइल को फॉलो करते थे। ओके, थर्ड जो है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री। ही लाइक मोस्ट बिकॉज, अब वो मेटाफिजिकल पोइट्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें जॉन कीट्स थे, जॉन डन सॉरी, कीट्स तो रोमांटिक में थे, जॉन डन थे। तो जॉन डन की जितनी भी पोएम्स है वो उनको पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि उनमें कंसीट होती है, सिमिली होती है, मेटाफर होते हैं, तो वो एक डीप मीनिंग देती हैं और एक सरफेस मीनिंग भी देती हैं, इसलिए वो वाली जो पोएम होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। तो वो मेटाफिजिकल पोएट्री को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इनकी इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंट वर्क्स को, फिर किस तरीके का इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया। वैसे ना पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म किस राइटर से रिलेटेड है। ठीक है, और भी हम जितने भी न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर जो वीडियोस वगैरह हैं वो पहले भी अपलोड हो चुकी है। कोई राइटर अगर मिसअप हो गया है तो अभी हम उसको भी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना ध्यान रखें और सपनों को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करें। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड, थैंक यू।